काली बहू की विधवा बहन बनी सौतन। आप समझते क्यों नहीं हो? हमें वैधता की शादी करवाने से पहले अनन्या की शादी करवानी होगी। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो तेजस्विनी? तुम्हारी बड़ी बेटी के होते हुए तुम पहले अपनी छोटी बेटी की शादी करवाना चाहती हो। बड़ी बेटी सुंदर है, गोरी है, कोई भी लड़का उसे पसंद कर सकता है, लेकिन आपकी छोटी बेटी कितनी काली है, आप खुद जानते हैं, कोई लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। तेजस्विनी की बात मानकर नागार्जुन अपने दोस्त से उसके बेटे के रिश्ते की बात करना शुरू कर देता है। वहीं जिस दिन अनन्या के रिश्ते की बात हो रही होती है, उस दिन वैधता एक गार्डन में फूल तोड़ने जाती है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ, और इनकी खुशबू तो और भी ज्यादा प्यारी है। वैधता फूलों की खुशबू में मदहोश थी और उन्हें तोड़कर अपनी एक टोकरी में रख रही होती है। तभी वहाँ शौर्य भी आ जाता है। वैधता की खूबसूरती और उसकी सादगी के चलते वह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। कितनी खूबसूरत और सादगी है इस लड़की में, काश ये लड़की मेरी पत्नी होती। शौर्य पहली ही नजर में वैधता को अपना दिल दे बैठता है। तभी वहाँ नुपुर आ जाता है। भैया आप यहाँ पर हो? आपको पिताजी ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलिए। अपने पिताजी की खबर सुनते ही शौर्य वहाँ से चला जाता है। दोस्ती के चलते मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अब तुम्हें उससे शादी करनी है और हमारी रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना है। इस रिश्तेदारी के चलते हमें बिजनेस में बड़ा अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन पिताजी, आपने मेरी पसंद के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। शौर्य, तुम एक राजपूताना घर के बेटे हो और तुम जानते हो तुम्हारे पिता के आगे तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। अपने पिता की बात मानकर शौर्य अनन्या से शादी कर लेता है, लेकिन अनन्या से शादी करने के बाद भी उसे हर पल वैधता की सादगी और खूबसूरती मन ही मन बेचैन करने लगती है। कुछ इत्तेफाक से लोग मिलते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। शायद वो लम्हा भी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही था। शौर्य अपनी पत्नी अनन्या के साथ खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल पाता है। कुछ दिनों बाद शौर्य के पास एक फोन आता है। अरे शौर्य, तू तो मुझे भूल ही गया। देख, तेरे दोस्त की शादी और तुझे शादी में जरूर आना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी में तो मैं जरूर आऊंगा। आखिर मेरे यार की शादी है, आना तो बनता ही है। शौर्य रंजीत की शादी में पहुंच जाता है, जहां शौर्य को वही लड़की नजर आती है, यानी कि वैधता। वैधता को देखते ही शौर्य खुश तो हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी टूट जाता है। ये कैसी किस्मत है मेरी, जिससे पहली मुलाकात में मोहब्बत हो गई, उसे अपने दोस्त के साथ फेरे लेते हुए देख रहा हूँ। शौर्य का दिल टूट जाता है और वो पूरी शादी होने से पहले ही अपने घर लौट आता है। उस दिन शौर्य का गुस्सा देखकर अनन्या अपने मन ही मन सोचती है, शादी के पूरे 3 साल बाद पहली बार मैंने इन्हें इतने गुस्से में देखा है। अगर अभी इनके पास गई तो शायद मुझ पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देंगे, इसलिए मुझे इनसे कल बात करनी चाहिए। अनन्या ऐसा सोचकर उसके पास नहीं जाती। पूरी रात शौर्य वैधता के बारे में सोचता रहता है। देखते ही देखते वैधता की शादी को पूरा 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन वैधता सफेद साड़ी में एक गार्डन से फूल तोड़कर मंदिर की तरफ ले जा रही होती है। आप अंदर नहीं आ सकती, आप एक विधवा औरत हो और विधवाओं को यहाँ पूजा पाठ करना मना है। भगवान तो सभी के समक्ष एक समान है, आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ आई हूँ, मुझे कृपया करके अंदर जाने दीजिए। ब्राह्मण अपने साथ कई सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लेता है और वैधता को मंदिर के अंदर जाने नहीं देता। तभी वहां से शौर्य गुजर रहा होता है और वैधता को देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। वह उसे सफेद साड़ी में देखकर अचंभित रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता। क्या वैधता विधवा हो गई है? इसका मतलब मेरा दोस्त रंजीत इस दुनिया में नहीं रहा। रंजीत की शादी के बाद से शौर्य ने उसे एक बार भी कॉल या मैसेज या उससे वार्तालाप करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। और जब वैधता के ऊपर इतने अत्याचार होते हुए शौर्य देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। ये कैसा तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? अरे ये एक विधवा है, अगर ये मंदिर के अंदर गई तो मंदिर अपशकुन हो जाएगा। ब्राह्मण के मुंह से ऐसी बात सुनकर शौर्य को गुस्सा आता है और वो वैधता की थाली से सिंदूर उठाकर वैधता की मांग भर देता है। आज से ये औरत विधवा नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और इसे इस मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पल के लिए वैधता की जिंदगी एकदम से थम जाती है। उसे यही समझ नहीं आता कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ। शौर्य उसका हाथ पकड़ता है और उसे मंदिर के अंदर लेकर जाता है।
जिसके बाद वैद्यता भगवान के दर्शन करती है और फिर से शौर्य उसे अपने साथ उसी गार्डन में ले आता है जहाँ उसने पहली दफा वैद्यता को देखा था। शौर्य अपनी प्रेम कहानी के बारे में वैद्यता को सब कुछ बताता है। तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त का होता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया, और फिर मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पाया। ये सुनकर वैद्यता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं गोरी हूँ, इसलिए मेरी माँ ने मुझसे पहले मेरी छोटी काली बहन का रिश्ता एक बड़े घर में कर दिया, और उसकी शादी के कुछ साल बाद उन्होंने मेरी शादी रंजीत जी से करवानी चाहिए। लेकिन उस दिन मंडप में एक हादसा हो गया। जलती हुई मंडप की आग ने रंजीत जी को अपनी आगोश में जकड़ लिया और मैं अपनी शादी के पहले दिन ही विधवा हो गई। अरे तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। शौर्य वैद्यता को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां जैसे ही अनन्या अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वह अपनी ही बहन को अपने पति के साथ खड़ा हुआ पाती है। दीदी, आप यहाँ इतने सालों से, आप कहाँ गायब हो गई थी? माँ जी और पिताजी ने भी मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। अनन्या, क्या तुम शौर्य की पत्नी हो? कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जिसके बाद शौर्य के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वैद्यता की ही बहन से उसकी शादी हो गई और अब वह अपनी पत्नी की ही सौतन अपने घर ले आया। अनन्या, मानो तुम्हारा मेरा रिश्ता हुआ और शादी हुई पूरे रीति रिवाजों के साथ। मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आया, लेकिन तुम हमेशा मुझसे पूछती थी कि आप मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो। इसकी यही वजह थी। मैं वैद्यता को पहली नजर से ही प्यार करने लगा था और उसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों बहनें हो। वैद्यता की आंखों में आंसू होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहन की सौतन नहीं बन सकती। वैद्यता, एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन इस बार नहीं खोना चाहता। अनन्या, तुम ही समझाओ ना। इस प्यार को मैं हमेशा आपकी नजरों में ढूंढती रही। वो प्यार मेरी बड़ी बहन के लिए मुझे आपकी नजरों में आज दिखा है। अनन्या की आंखों में आंसू होते हैं। अपनी छोटी बहन को रोता हुआ देख वैद्यता से रहा नहीं जाता। मुझे माफ करना मेरी छोटी बहन। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ और किसी को मेरी मांग में सिंदूर भरने से मैं सुहागन नहीं बन जाऊंगी। मैं तुम्हारी खुशियों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम इस घर में अपने पति के साथ खुश रहना। जाती हुई वैद्यता का हाथ अनन्या पकड़ लेती है और कहती है, मैं काली हूँ और कोई मुझे जल्दी से पसंद नहीं कर रहा था। ये शादी भी एक समझौता ही था, लेकिन शौर्य ने कभी भी मुझे मेरे रंग की वजह से नीचा नहीं दिखाया। जब उन्होंने मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या मैं उनके प्यार के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ? मुझे आप इस घर में स्वीकार हो दीदी। अपनी बहन अनन्या को ये बोलते हुए देख वैद्यता उसे गले से लगा लेती है। वहीं शौर्य भी बहुत खुश होता है। उस दिन से अनन्या अपनी गोरी बहन यानी अपनी सौतन के साथ और अपने पति के साथ एक ही घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। मेघा रसोई में रोटी बना रही होती है। तभी अचानक उसे उल्टी आती है और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। इतने में तवे पर रोटी जलने की महक से सुजाता किचन में कदम रखते ही कुड़कुड़ाती हुई कहती है, मेघा, अरे ओ मेघा, अरे ओ मरजानी, कहाँ मर गई? जी माँ जी। क्यों री कामचोर, ये तवे पर रोटी जलता छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे गैस क्या मुफ्त का आ रहा है जो बेफजूल खर्च कर रही है? पता नहीं मैंने तुझ जैसी काली कलूटी गरीब के घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाया क्यों? अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और मेघा वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ये देख अनिकेत मेघा को कमरे में ले जाता है और डॉक्टर घर आते हैं। बधाई हो सुजाता जी, मेघा प्रेग्नेंट है और ये रही नताशा की रिपोर्ट। मैंने नताशा के जो टेस्ट किए थे उसका रिजल्ट आ गया है। नताशा भी प्रेग्नेंट है। बच्चे की बात सुनकर सुजाता अपनी गोरी बहू नताशा को गले से लगाकर उसे बधाई देती है। बधाई हो बहू, ये खुशखबरी सुनकर तूने तो अपनी सास को सोने की सीढ़ियां ही चढ़ा दी। अब से तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और अपने खाने पीने का खूब अच्छे से ख्याल रखना है। जहां एक तरफ सुजाता अपनी गोरी बहू के गर्भवती होने पर उसकी नजर उतारती है और आस पड़ोस में मिठाइयां बांटती है, वहीं अपनी काली बहू के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिस पर मेघा मन ही मन दुखी होकर कहती है, नताशा के साथ मेरा भी ये पहला बच्चा है, मगर
माँ जी मेरे होने वाले बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। आखिर इतना भेदभाव क्यों? अपनी सास के इस फर्क पर मेघा फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। जहाँ नताशा सारा दिन एसी की ठंडक में अपने कमरे में बैठी रहती, वहीं गर्भवती मेघा भरी गर्मी में पसीने से भीगकर खाना बनाती। फिर एक दिन, माँ जी मुझे ना खट्टी सांभर खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज बनवा दीजिए ना। अरे तो इसमें इतना हिचकने की क्या बात है, ऐसी हालत में मन कच्चा रहता है और खट्टी चीजें खाने का ही मन करता है। तू रुक। मेघा, अरे ओ मेघा जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी। क्यों री कमबख्त, पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? इतना धीरे क्यों चल रही है? वो सासू माँ ने कहा है ऐसे हालात में धीरे कदम रखने चाहिए। तेरी माँ क्या कहती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी नताशा बहू को सांभर खाने का मन कर रहा है, जाकर बना। माँ जी मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना, मुझे बेसन का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। हा, तेरे मायके वालों ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है जो तुझ निकट्टू निगोड़ी पर खर्च करती रहूं? और वैसे भी तू काली कलूटी चाहे लाख कुछ क्यों ना खा ले, होना खाकी है। चल जा। सुजाता की फर्क भरी सोच के कारण लाचार मेघा मन मार कर रह जाती है। जहाँ सुजाता अपनी गोरी बहू नताशा को नारियल पानी पिलाती, उसे मेवे और गोंद के लड्डू खिलाती है, वहीं गरीब गर्भवती मेघा को उसके काले रंग के कारण खुशी से एक बताशा भी नहीं खिलाती। देखते ही देखते काली गोरी बहुओं की गोद भराई का दिन आ जाता है, जिसमें नताशा के अमीर मायके वाले उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाते हैं। वहीं सुजाता मेघा के मायके वालों को आने से भी मना कर देती है और नताशा की गोद भराई के लिए महंगा सा लहंगा सिलवाती है और सोने के गहने देती है। नताशा बहू, ये ले तेरी गोद भराई का लहंगा और ये गहने। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू सासू माँ। सासू माँ, आपने मुझे गोद भराई में पहनने के कपड़े नहीं दिए। मैंने तेरे लिए कोई लहंगा नहीं सिलाया और फिर तुझ जैसी काली बहू पर पैसे खर्चने का फायदा ही क्या है? जो है वही पहन ले, वरना गनीमत तो तेरी गोद भराई ना होने में है। तेरी मुंह दिखाई में क्या कम हंसी उड़ी थी हमारी? अपनी सास को मेघा के काले रंग के लिए भला बुरा सुनाता देखकर नताशा बहुत खुश होती है। जिसके बाद गोरी और काली बहू की गोद भराई होती है, जिसमें सुजाता अपनी गोरी बहू को शगुन में सोने के सिक्के, मिठाइयाँ, गहने भी देती है। वहीं बेचारी काली बहू को उस बड़े दिन पर भी उसके रंग के लिए कोसती है, जिसे गोद भराई के जश्न में मेघा की उदास आंखों से आंसू छलक जाते हैं। 9 महीने पूरे होने के बाद दोनों बहुएं बेटियों को जन्म देती हैं। जहां मेघा को काली बेटी तो वहीं नताशा को गोरी बेटी पैदा होती है। मुबारक हो माता जी, आपके दोनों बहुओं को 2 प्यारी बेटियां हुई हैं। देखो मेघा, तुम मम्मी बन गई और मैं डैडी। अरे नताशा बहू, जरा देख कितनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है तूने। व्हाट, मुझे बेटी हुई है? इसके कारण, सिर्फ इसके कारण मेरी फिटनेस और मेरा फिगर स्पॉइल हो गया और मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। ले जाइए इसे मेरे सामने से। बेटी को देखकर नताशा के अंदर की भड़ास एकदम से उसकी जुबान पर आ जाती है, जिसे सुजाता का मन खट्टा हो जाता है। यहाँ तक कि नताशा उस नन्ही सी बच्ची को दूध पिलाने से भी मना कर देती है, जिसके बाद मेघा उसे अपना दूध पिलाती है। 2 दिनों के बाद सुजाता गोरी काली बहुओं और उनकी बेटियों के साथ घर चली आती है। ढलते दिनों के साथ मेघा फिर से घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। एक दिन नताशा अपने कमरे में बैठी हुई फोन चला रही होती है। वहीं उसकी नन्ही सी बेटी नित्या को रोता देखकर सुजाता गुस्से में बौखला कर बोलती है, हद होती है नताशा बहू, कैसी माँ है तू? ये तेरी नन्ही सी बच्ची बिलखे जा रही है और तुझे ध्यान नहीं है, इसे दूध तो पिला दे। माफ करना माँ जी, मगर मैं इसे फीड करा के अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। वेल, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ माँ से मिलने, तो अपनी सो कॉल्ड प्यारी सी पोती का ख्याल खुद रख लेना। हाँ। नताशा अपनी मॉडर्नपन का रौब झाड़कर पर्स उठाकर चली जाती है और सुजाता नित्या को गोदी में लेती है, मगर वो चुप नहीं होती। इतनी में मेघा कहती है, लाइए माँ जी, नित्या को मुझे दे दीजिए, आप थक गई होंगी। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है, मगर नताशा में कोई बदलाव नहीं आता। दिन गुजरते सालों के साथ नित्या और आराध्या बड़ी हो जाती हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। माँ प्लीज मेरे बाल बना दो ना, आज मेरा स्कूल में फर्स्ट डे है। I said stop it नित्या, जब से पैदा हुई हो नाक में दम करके रख दिया है। कभी माँ जी मिच मिच करती हैं और बाकी टाइम मेरी ये नालायक बेटी सर खाती है।
जा, नहीं बनाती मैं तेरे बाल, सोने दे मुझे। अपनी माँ नताशा की चिल्लाहट से डरकर नित्या रोते हुए सुजाता के पास आती है। क्या हुआ मेरी प्यारी सी पोती, क्यों रो रही है? दादी माँ ने मुझे आज भी डांटा। मुझे प्यार क्यों नहीं करती है, जबकि मेघा चाची आराध्या को कितना प्यार करती है। उसकी चोटी बनाती है, उसे लोरी सुनाती है, अच्छा खाना भी खिलाती है, मगर मेरी मम्मी तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। नित्या को ऐसे रोता देखकर आराध्या उसके आंसू पोंछती है। नित्या रो मत, चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो, माँ तुम्हारे बाल बना देंगी। नन्ही सी आराध्या के अंदर मेघा के गुणों को देखकर सुजाता पहली बार खुशी से उसके सर पर हाथ फेरती है और मन में कहती है, मैंने इस घर की नींव को खुद ढाया है। अगर मैंने काले गोरे में फर्क ना किया होता तो शायद उस रोज नताशा बहू अपनी नन्ही सी बच्ची को अपनाने से ना ठुकराती, मगर अब मुझे अपनी गलती को सही करना होगा। उसी शाम सुजाता नताशा का सामान उसके सूटकेस में डालती है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू सासू माँ, आप मेरा सामान सूटकेस में क्यों पैक कर रही हैं? क्योंकि तू मायके जा रही है बहू, अपनी माँ के पास, वो भी हमेशा के लिए। मगर क्यों? क्योंकि जब तुझे इस घर से कोई मतलब ही नहीं तो तू यहाँ रहकर करेगी क्या? कभी सोचा है जब तेरा मन होता है तो तू अपने मायके अपनी माँ के पास तो मिलने चली जाती है, मगर तेरी उस नन्ही सी बेटी का क्या, जिसकी जुबान पर माँ माँ की रट रहती है? तूने उसे अपने खून से सींचा, 9 महीने कोख में ढोया, उसे जन्म दिया, मगर अफसोस कि उसकी माँ नहीं बन सकी। देख इसके मासूम चेहरे को, क्या तेरा मन नहीं पिघलता इसे देखकर? सिर्फ इसलिए कि ये बेटी है। अरे तुझसे अच्छा तो मेघा, जिसने माँ बनने का एहसास जाना, अपनी भूख प्यास भूल कर ना सिर्फ अपनी बेटी बल्कि तेरी बेटी को भी पाला, उसे खिलाया, उसे गोद से पैरों पर खड़ा किया। तेरा दामन इसके दूध का भी कर्जदार है, जिसे मेघा बहू ने नित्या पर न्योछावर कर दिया। अपनी सास के मुंह से ताने भरी सच्चाई सुनकर नताशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो नित्या को गले से लगाकर उसे चूमती हुई बोलती है, नित्या मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुझ पर अपनी ममता लुटा ना सकी, तुझे अपना ना सकी, और मेघा हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे काले रंग के कारण तुम्हें हमेशा कोसा, मगर तुमने मेरी बच्ची की परवरिश की। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। नताशा, जो हुआ वो भूल जाओ। मेरे लिए इस घड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक बेटी को उसकी माँ मिल गई। उस दिन के बाद से सुजाता के मन से काले गोरे का फर्क मिट गया। वहीं नताशा के मन में बेटियों के लिए उदासीनता का भरा भाव भी खत्म हो गया और दोनों बहुएं अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।